हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने SN1 SN2 कंप्लीट किया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आज जो भी लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा, जो किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उस तक, जहाँ तक पढ़ाया लेक्चर तक वहाँ तक, ये नहीं कि आगे के पोर्शन से। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रहा हूँ ये SN1 SN2 तक जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर की अगर बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में आप एलिमिनेशन रिएक्शन ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि वो मैंने पढ़ा रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस से यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करूँ, E1 E2 रिएक्शन को डिस्कस करूँ, E1 CB रिएक्शन को एक्सप्लेन करूँ, तो उसके लिए आप कमेंट करके लिखें। और एक दो स्टूडेंट से कमेंट करने के बेसिस पे मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा, उस पर आपको एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट्स को कमेंट करके बोलना पड़ेगा कि सर आपको एलिमिनेशन पे वीडियो बनानी है, तो मैं उस पर एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज़ मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एलिमिनेशन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। SN1 SN2 में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन जैसा कि बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि पढ़ रखा है उन लोगों ने पहले से, इस वजह से वो सोच रहे हैं कि पढ़े हुए टॉपिक से तो रिवीजन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपका रिस्पॉन्स मिलता है मुझे इस वीडियो पे, तो ही मैं एलिमिनेशन E1 E2 आगे डिस्कस करूँगा, अदरवाइज़ मैं चैप्टर को आगे ले जाऊँगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था और उसके पहले जो लेक्चर्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अगर आप देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि SN1 का ऑर्डर बताइए। बेसिकली आपके पास इन तीनों में से इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट SN1 कौन देगा। अब SN1 के बारे में जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अच्छा SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटायन का। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कार्बोकेटायन बनता है और हम लोग क्या देखते हैं, इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। इसकी हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। तो आपको यहाँ क्या चेक करना होगा, स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोकेटायन की। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल का क्या बना लेंगे हम लोग, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनाकर चेक कर लेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल। सबसे पहले डिग्री देख लेते हैं। तो डिग्री से अगर आप देखेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, अगर इसको आप लिखें अच्छे से तो कैसा दिखेगा कि CH3 CH पे क्या है Cl, और फिर क्या है CH2, और फिर क्या है CH3, ये है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना डिग्री है, तो ये है 2 डिग्री कार्बन। ये जो है यहाँ पर ये वाला, ये कितना है 1 डिग्री है, जबकि ये जो है यहाँ पर ये भी कितना है 1 डिग्री है। तो आप अगर यहाँ से आंसर कर देते हैं कि सर ने तो बताया था कि 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो भाई एक नंबर ये सबकी SN1 सबसे ज़्यादा होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री रट्टा मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला था। इन जनरल ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट डिग्री से आंसर नहीं करना है, आपको चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमेशा मैकेनिज्म पे फोकस करें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं वापस से देखता हूँ इसको। अगर आप लिखेंगे Cl जब हटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास CH3 CH, और इस CH पे Cl जब हटेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या होगा CH2 CH3, ये होगा। दूसरे वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए तीसरा वाला जब हम लोग बनाएंगे तो तीसरे वाले में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है C6H4। C6H4 का मतलब क्या बताया मैंने, बेंजीन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। और इस बेंजीन पे क्या जुड़ा है, इधर CH2 Cl तो निकल गया, तो इस पर क्या आया प्लस, और इधर क्या जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन पे, P का मतलब पैरा, तो ये पैरा पोजीशन होगा ये वाला कार्बन। तो इस पर कौन जुड़ा हुआ है, OCH3, इस पर जुड़ गया OCH3। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो बताइए यहाँ जो है, यहाँ क्या लगेगा, ये और ये जो है ये क्या लगाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस H लगाएगा, यहाँ से स्टेबलाइज करेगा इसको। यहाँ भी क्या लगेगा, प्लस H लगेगा। जबकि यहाँ क्या हो रहा है,
यहाँ पर लग रहा है रेजोनेंस काम कर रहा है, और वो भी कैसा, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, ये डोनेट करेगा, तो क्या लग रहा है यहाँ पर प्लस m लग रहा है। अब बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा, प्लस m, मतलब ये जो है ये आपका हो जाएगा 1 नंबर, मतलब इसकी SN1 की रिएक्शन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर कौन होगा, जिसमें ज़्यादा प्लस H लग रहा होगा, तो इसमें अल्फ़ा H कितने हैं, इसमें अल्फ़ा H हैं 5, जबकि इस वाले में अगर आप देखें तो अल्फ़ा H कितने हैं 2। तो क्या बोलेंगे ज़्यादा कौन स्टेबल, तो मतलब 2 नंबर जो है इसकी रिएक्टिविटी SN2 की क्या होगी, सॉरी SN1 की क्या होगी, ज़्यादा। देन लास्ट में कौन आएगा, 3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। वापस से अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर क्या है, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, और ये भी कैसा है 1 डिग्री हैलाइड है। लेकिन चूंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर प्लस m लग रहा था, और वो ग्रुप कौन सा है, OCH3, और कहाँ लगा हुआ था, पैरा पे, तो पैरा पे प्लस m काम करता है। अब क्या हुआ कि भाई सबसे नंबर 1 कौन हो गया, ये हो गया। अब नंबर 2 कौन होगा, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये क्या हो गया नंबर 2, और ये क्या हो गया नंबर 3। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था ये मेंस 2017 में आपका SN1 पे बेस्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करते समय आप ध्यान रखें कि जो मैं क्वेश्चन बताऊं उसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, देन आप मेरे आंसर को रिव्यू करें, चेक करें कि आपका आंसर मेरे जो एक्सप्लेनेशन है उससे मैच करता है या नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ कि भाई 3 मिथाइल, पहले आप पॉज कर लें और पॉज करके खुद से सोचें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, दिन में इसको डिस्कस करूँगा। तो पॉज करें और आप खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए आई होप आपने कोशिश की होगी, और कुछ लोगों ने इसको सही भी किया होगा, और अगर ध्यान से मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो बहुत सारे लोगों ने इसको सही किया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नया टर्म यहाँ पर आपको दिखा है, स्टीरियो आइसोमर, मतलब इसके लिए आपको आइसोमर का कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, और आइसोमर का कॉन्सेप्ट याद होगा तभी क्वेश्चन एग्जैक्ट सही बन पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास क्या है 3 मिथाइल पेंटुईन, 3 मिथाइल पेंटुईन है। तो चलिए 3 मिथाइल पेंटुईन बना लेते हैं। तो सबसे पहले पेंटुईन मतलब कितने कार्बन है, 5, तो 5 बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, 5 बना लिया। अब क्या बोल रहा है 3 पे मिथाइल है, तो इधर से नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 पे क्या बोल रहा है मिथाइल है, तो 3 पे क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पेंटुईन मतलब 2 पे डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है। इसका रिएक्शन करा रहा है HBr के साथ। इसके रिएक्शन कैसे करा रहा है, HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। और बताइए पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बताया था मैंने, कौन सा रूल फॉलो होगा, AMR मतलब एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल फॉलो करेंगे। तो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल फॉलो होगा, तो बताइए जो नेगेटिव पार्ट होगा Br नेगेटिव, वो उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि क्या लगा हुआ है पर ऑक्साइड, क्या लगा है पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड लगने की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, 2 नंबर पे या 3 नंबर कार्बन पे, तो 2 नंबर कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। वापस से मैं बनाऊँ तो क्या आपका ये बन जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें डाला HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका इस तरह का एक स्ट्रक्चर आएगा कि यहाँ कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड आपको प्रोडक्ट मिल गया था, हाँ भाई प्रोडक्ट मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर फॉर द प्रोडक्ट, स्टीरियो आइसोमर पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ पर तो अल्कीन है नहीं, तो आप यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल तो देखेंगे नहीं। अब आपके पास यहाँ पर साइक्लिक भी नहीं है कि आप ज्योमेट्रिकल देखेंगे, तो बचा कौन, तो बचा सिर्फ ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर्स। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, कायरल सेंटर्स ढूंढेंगे। तो बताइए एक कायरल सेंटर ये वाला दिख रहा है आपको, ये कायरल सेंटर है, डिफरेंट चारों ग्रुप। कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, ऐसे एटम जिसके चारों ग्रुप्स क्या हो जाए, डिफरेंट। तो इसके चारों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। एक पे Br है, एक पे मिथाइल है, एक पे ये बड़ा सा ग्रुप है, ये वाला ये बड़ा सा ग्रुप है।
और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट। तो मैं वापस से सिर्फ प्रोडक्ट बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट क्या बना था, आपको प्रोडक्ट बना था कुछ इस तरीके से, सॉरी वापस से बना रहा हूँ मैं, पेंटेन था, यह हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 और एक क्या हो गया 5। और यहाँ पर क्या जोड़ दिया था, Br, और यहाँ कौन जोड़ दिया था, CH3। ये था क्वेश्चन। तो बताइए कायरल कौन कौन है, एक ये कायरल है और एक ये भी तो कायरल है, ये कार्बन भी तो क्या है, कायरल है। तो ये दोनों क्या है, आपके कायरल सेंटर्स हैं। अब कायरल सेंटर है तो कैसे निकालेंगे भाई, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल। तो अगर आप लोगों को आइसोमर का लेक्चर याद होगा तो अनसिमेट्रिकल केस में कैसे निकालते हैं, तो 2 टू द पावर क्या होता है, n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने, 2, तो 2 पे पावर कितना हो गया, 2, तो आंसर कितना हो गया, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। वापस से एक बार मैं डील कर दूं कि सबसे पहले क्या था, 3 मिथाइल पेंटोइन, जिसका रिएक्शन करवाया हम लोगों ने HBr से, लेकिन साथ में कौन था, परऑक्साइड। तो क्या फॉलो किया, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कौन जुड़ गया, Br। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्ट बना है उसका पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बताओ। तो हम लोगों ने क्या चेक किया, कायरल सेंटर, कितने कायरल सेंटर मिले, एक ये और एक ये, 2 कायरल सेंटर्स मिल गए। क्योंकि कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, ऐसा आइटम जिसके चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम लोग को यहाँ से मिले 2 कायरल सेंटर और उसकी वजह से क्या हो गया, मॉलिक्यूल था अनसिमेट्रिकल। फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, जो हम लोगों ने आइसोमर में पढ़ रखा है। तो आंसर कितना हो गया, 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने बोला भी था आइसोमर में कि आइसोमर के क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको रिएक्शन में मिक्स करके पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ नहीं पड़ सकता। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछता है और कभी कभी रिएक्शन के साथ मिक्स करके ही पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अगर आप, तो ये 2019 में का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा। पॉज करें और ट्राई करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। आई होप बना लिया होगा आप लोगों ने, और बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे बनने की उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने बना ही लिया होगा। पूछ रहा है कि विच हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन जो है, कंपाउंड ई जो है वो इसको बोला गया है कि जो कंपाउंड दिया है आपको क्वेश्चन में, इज़ ईजिली रिप्लेसेबल। मतलब कौन सा हाइड्रोजन आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, कब, तो ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन। क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आपके दिमाग में क्लिक क्या होना चाहिए कि भाई करवा रहे हैं रिप्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूशन, और क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन मतलब ऐड कौन कर रहे हैं, ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन का मतलब सिर्फ क्या, आपके पास Br2, और किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो जरा याद करें, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कौन सा रिएक्शन होता था, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है, FRS पे बेस्ड है, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, जो हम लोगों ने लेक्चर में देख रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन हटाएं ब्रोमिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मतलब हाइड्रोजन तो हटा यहाँ से भी सकते हैं, यहाँ से भी सकते हैं, यहाँ से भी सकते हैं और यहाँ से भी सकते हैं। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने क्या बोला था, ब्रोमिनेशन कैसा होता है, सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। तो कहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, जहाँ से स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ से आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो बताइए अगर मैं इस कार्बन से निकालता हूँ तो क्या होगा, इसके पास एक H निकलेगा, तो एक क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। मतलब इसके ऊपर क्या होगा, एक H हट के क्या होएगा, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल किस में जाएगा, तो कॉन्जुगेशन में। किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से बताइए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा रहेगी इस फ्री रेडिकल की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, जी बिल्कुल ये वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होगा, इजली रिप्लेसेबल होगा, क्योंकि ये किस में जाएगा, फ्री रेडिकल, ये जाएगा कॉन्जुगेशन में, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ईजिली रिप्लेस करना आसान है यहाँ से। जबकि यहाँ से रिप्लेस करते हैं इस कार्बन से तो क्या होता, कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ से करते हैं तो भी कुछ फ़ायदा नहीं। यहाँ से करते हैं तो थोड़ा बहुत हाइपर कंजुगेशन काम करता, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, इस वाले पार्ट में इस कार्बन से इस कार्बन में क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है,
इस तरीके से कॉन्जुगेशन होगा अगर आपको याद होगा तो ये आपका हो गया आंसर। मतलब कौन से कार्बन से निकालेंगे भाई हाइड्रोजन, तो गामा वाले से। तो ये क्या होगा, गामा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आंसर आप लोगों ने सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2015 मेंस में पूछा गया है कि द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स, मतलब अल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो अल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस सबसे बेस्ट एकम्प्लिश्ड बाय। तो फ्लोराइड फ्री रेडिकल्स फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, तो क्या लगाता है, हाईली एक्सप्लोजिव होता है। तो ये तो पढ़ रखे हम लोगों ने, सैंडमेयर नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो इसको हटा देते हैं, बाद में बताऊंगा क्या होता है। फिन-किल्स्टन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, ये कैसा था आपको याद होगा, हेलोजन एक्सचेंज मेथड जो हम लोग आयोडीन के लिए यूज़ किया करते हैं। मतलब ये भी नहीं होगा तो बता कौन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन आप लोगों को याद है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर आपको फ्लोरिनेशन करवाना है तो HgF2 SbF3 ये सब यूज़ कर रहे थे ना हम लोग। आप अगर नहीं याद है आप तो जाकर देखें कि स्वार्ट्ज रिएक्शन मैंने लिखाया था, जब रिप्लेसमेंट सिखा रहे थे तो वहाँ पर मैंने 2 रिएक्शन लिखवाए थे। तो यहाँ पर क्या बताया था, एक फिन-किल्स्टन, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन और एक ब्रोडीन-हुनस्टिकर रिएक्शन पढ़ाया था। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या था, HgF2 COF3 इसके प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। सैंडवेयर में आके पढ़ाऊँगा क्या होता है। ये एराइल हैलाइड के लिए होता है, अल्काइल के लिए नहीं होता है, और इसका अलग रिएक्शन है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। आपको ये नहीं भी पता होता तो भी आप आंसर आराम से कर सकते थे, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और स्वार्ट्ज रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है फ्लोरिनेशन का, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका SN2 रिएक्शन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है SN2 रिएक्शन का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, और आपके पास ये 1 2 3 4 मॉलिक्यूल दिया है। तो फटाफट पॉज करें, आप पॉज करके आप ये क्वेश्चन बनाने के ट्राई करें, फिर मैं आपको ये डिस्कस करता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या हो रहा है यहाँ। तो आपको SN2 का ऑर्डर बताना है, तो SN2 से दिमाग में क्या आता है, SN2 से दिमाग में आता है हम लोगों के कि भाई बैक साइड से अटैक होगा। और बैक साइड से अटैक कब होगा, आसान, जब बल्किनेस कम होगा। याद है ना वो दरवाज़ा वाला कहानी कि भाई जितने बॉडीगार्ड कम उतना आसानी से अटैक कर पाएंगे। तो बताओ सबसे कम बॉडीगार्ड किसके पास है, मतलब अटैक कर पाना बैक साइड से किससे आसान है। तो यहाँ देख रहे हैं आप Cl से कौन जुड़ा है, सिर्फ CH3। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 CH3, जबकि यहाँ इस कार्बन से 1 CH3, जबकि यहाँ एक कार्बन से 3 CH3। तो बताओ सबसे मुश्किल कार्बन पर अटैक करना किस पे है, इस वाले पे, क्योंकि इसके पास कितने CH3 है, 3 CH3 हैं। तो SN2 के केस में बैक साइड से अटैक कर पाना बहुत स्लो होगा, पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। तो बताइए सबसे नंबर 1 कौन होगा, तो नंबर 1 कौन होगा, CH3Cl, क्योंकि इसके पास तो बैक साइड से सिर्फ कौन है, कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। नंबर 2 कौन होगा, तो CH3 CH2 Cl, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक CH3 है, बल्किनेस अभी भी कम है, एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन है। तीसरा वाले में कौन सा है, तीसरा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है, जबकि इसके पास क्या है, तीनों के तीनों मिथाइल है, मतलब बल्किनेस ग्रुप 3 बल्कि ग्रुप जुड़ा है। तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे नंबर 1 SN2 कौन देगा, CH3Cl। नंबर 2 कौन देगा, CH3 CH2Cl। फिर कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, तो CH3 होल ट्वाइस CHCl, और लास्ट में CH3 होल थ्राइस CCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और सही भी बना होगा, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मेरे क्वेश्चन दिमाग में था उसको मैंने रखने की कोशिश की है। ये पूछ रहा था क्वेश्चन कि बताओ विच वन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक क्लोराइड। तो आप एक बार क्या करें, इसको पॉज करें और पॉज करके आप डिसाइड करें कि इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो एलाइलिक क्लोराइड को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एलाइलिक कब होता है और विनाइलिक कब होता है। तो आप फटाक से चेक करिए। चलिए वो डिस्कस करते हैं। आई होप बना लिया होगा आप लोगों ने। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, जो मैंने बता रखा है लेक्चर नंबर 1 में, कि एलाइलिक और विनाइलिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना एक,
कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। तो मैंने क्या बोला था कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो क्या होता है, विनाइलिक, और डबल बॉन्डेड के बगल वाला कार्बन क्या होता है, एलाइलिक। तो आपको क्या ढूंढना है यहाँ पर कि कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है ये दोनों। और ये जो क्लोरीन जुड़ा है ये किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला क्या होता है, एलाइलिक। मतलब ये कैसा है, एलाइलिक है। मतलब ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, ध्यान रखिए क्वेश्चन करते समय, क्वेश्चन ने पूछा है नॉट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, नॉट देखते नहीं, बस एलाइलिक क्लोराइड देखा, पहला ऑप्शन दिखा, फटाक से आंसर कर दिया और खुशी खुशी घर आते हैं, सर मेरा तो आंसर सही है, लेकिन वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो आप पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ें एंड देन आंसर करें। यहाँ पे भी क्या होगा, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के जो क्लोरीन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन जुड़ा है। तो ये भी कैसा है, एलाइलिक। इसका मैंने थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ाया था, यहाँ पे मैं सिर्फ टिक से बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं विनाइलिक। मतलब आपका आंसर ये हो गया। एक बार इसको भी चेक कर लें ताकि रिवीजन हो जाए। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कौन है, क्लोरीन। मतलब ये भी कैसा है, एलाइलिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे रिसर्च किया। वापस एक बार मैं दिखा दूं, ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, और डबल बॉन्डेड के जस्ट बगल वाले कार्बन से कौन जुड़ा है, हैलाइड, इसलिए ये कैसा है, एलाइलिक क्लोराइड है। ये भी क्या है, डबल बॉन्डेड के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये भी कैसा है, एलाइलिक है। ये भी क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी कैसा है, एलाइलिक है। जबकि ये किससे जुड़ा है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब ये कैसा है, विनाइलिक है। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि क्या पूछ रहा था, नॉट। तो नॉट कौन है, ये, क्योंकि ये एलाइलिक नहीं है, ये विनाइलिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं बताना चाहूँगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। एक डाउट आया था कुछ स्टूडेंट्स को, तो उसने पूछा था, मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो एक टर्म है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो पता है हम लोग क्या होता है। अब यहाँ पे एक टर्म क्या है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से ज़्यादा प्रेजेंट हो। मतलब आपके पास मोर देन वन एटम्स हैं, तो क्या हो, एक एटम से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो, और वो अटैक कर सकता है मोर देन वन साइड। मतलब एक साइड से ज़्यादा साइड से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। मतलब मान लेते हैं आपके पास कोई एटम है, ए बी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इस ए बी में इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो ए भी अटैक कर सकता है और बी भी अटैक कर सकता है। तो ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जिसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बन रही हो कि एक से ज़्यादा एटम क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की। तो ऐसे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, तो इस पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, जो आप सोचें और देख कर ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ कि वो कैसे होगा। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखें यहाँ ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि इस सी एन तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है ना, सी एन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये यहाँ से डोनेट कर सकता है। तो एक डोनर साइड ये हो गया। दूसरा डोनर साइड कौन है कि यहाँ पर क्या है, इसके पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। आपको पता होगा लोन पेयर क्यों है, बता रखा है मैंने। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, तो यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। तो एक ही न्यूक्लियोफाइल में कितने डोनर साइड्स हो गए, दो। मतलब ये कैसा है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल साइट है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल साइट है, मतलब इसमें भी कितने हैं, मोर देन वन है। तो ये क्या होगा, ये भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इस क्वेश्चन में भी सेम है, एक सल्फ़र के पास है और एक नाइट्रोजन के पास है। तो क्या होगा, मैंने बताया भी है, एक बार HCN होता है, एक NCS होता है, एक CN होता है, एक NC होता है, एक NO2 होता है और एक ONO होता है। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में देखा था। तो क्या होगा भाई, ये सब ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, देख रहे हैं आप, दोनों साइड से जोड़ सकते हैं ना। ये सब क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। मतलब ये भी क्या है, एम्बीडेंट, ये भी क्या है, एम्बीडेंट, क्योंकि मोर देन वन डोनर साइट है। ये भी क्या है, एम्बीडेंट। लेकिन ये क्या है, ये तो नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास डोनर साइट कितना है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा था नॉट एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन दिए हैं, उन दोनों का आपको क्या लिखना है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप पॉज करें और ट्राई करें। चलिए, हो सकता है आपने बना लिया होगा, कुछ लोगों ने बनाया होगा, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। तो चलिए देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, दिखाना आसान हो जाता है कि आपके पास ये क्वेश्चन था और आपके पास क्या था, HBr। तो HBr से क्या मिले आपको, H+। अब ये जो है ये पाई बॉन्ड है, इसका अट्रैक्शन होगा इस H+ की तरफ, तो ये क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो साइड टूट सकता है, पढ़ा रखा है ना हम लोगों ने, एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे भी आ सकता है, इस कार्बन पे आ सकता है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो बताइए क्या हो गया, वहाँ पर कौन आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। लेकिन मैंने क्या बताया है कि अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हम लोग क्या कराएंगे, क्या चेक करेंगे हमेशा कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो रीअरेंजमेंट हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं इस प्लस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दूँ तो क्या होगा, यहाँ कॉन्जुगेशन होने लगेगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ कौन सा शिफ्टिंग कराएंगे, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कौन सा शिफ्टिंग पॉसिबल है, यहाँ से यहाँ पर पॉसिबल है हाइड्राइड शिफ्टिंग। आई होप आपको ये बात याद होगी, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ाया था और जीओसी में तो बहुत आराम से बताया आप लोगों को सब चीज़ें मैंने। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या बन गया आपके पास, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कहीं नहीं जाएगा तो प्रोडक्ट यहीं से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा। तो एक स्टेप जिसने नहीं बनाया ये वाला, उसका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या होगा, अगर किसी ने डायरेक्ट इसमें HBr जोड़ दिया कि सर इसमें मार्कोनिक कैप्सूल लगा देते हैं, इससे जोड़ देते हैं Br और इससे जोड़ देते हैं H, आंसर हो जाएगा, डबल बॉन्ड हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि आप मार्कोनिक कैप्सूल तभी लगाएं जब उसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो। तो यहाँ से क्या हो गया, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हुआ बिकॉज ऑफ हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, Br नेगेटिव क्या होगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Br जुड़ गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इतने ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही बनाया होगा, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे या जीओसी भी ढंग से आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो आपको बना लिया होगा पॉज करके। इसमें भी क्या है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब डबल बॉन्ड किधर टूटेगा वो पता ही है आप लोगों को कि भाई यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड टूट के इस पर क्या आएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। और यहाँ का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ इंडक्टिव लग रहा है। अगर इस पर प्लस आता है तो इंडक्टिव दूर से लग रहा है, तो पूरा इंडक्टिव लगता है प्लस आई, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे हम लोग, यहीं पर डायरेक्ट Br नहीं ऐड कर देंगे, इससे क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जिसने भी यहाँ पर डायरेक्ट Br ऐड कर दिया है उसका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, फर्दर स्टेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर अल्फ़ा H आपका कितना है, यहाँ अल्फ़ा H हो जाएगा आपका 3। लेकिन अगर ये प्लस यहाँ से यहाँ आ जाए इस कार्बन पे तो अल्फ़ा H कितने हो जाएंगे, 3, 2 5 और 2 7, तो अल्फ़ा H कितने हो गए, 7। तो बताइए 3 से कहाँ पहुँच गया, 7 पे। तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। तो क्या करवाया, यहाँ से हम लोगों ने कराया शिफ्टिंग। कौन सा शिफ्टिंग हुआ, हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब यहाँ पर कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है तो ये Br माइनस जाके इस पॉजिटिव पे जुड़ जाएगा। तो इस पर कौन जुड़ गया, देखिए यहाँ पर Br जुड़ गया और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप आपका आंसर सही आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने डिस्कस करने के लिए रखा है, चूज़ किया है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि SN1 रिएक्शन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव किस में होगा। तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें और वीडियो पॉज करके बनाएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ढूंढेंगे भाई कि SN1, अच्छा SN1 के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, 3 डिग्री वाले हो जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। तो देखते हैं 3 डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो डायरेक्ट क्या ढूंढेंगे, 3 डिग्री। तो जैसे ही हम लोगों के दिमाग में 3 डिग्री आएगा हम लोग के पास 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। क्योंकि ये कितना डिग्री है, ये तो 2 डिग्री है, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा, ये छट गया।
अब बचे 3 ऑप्शन हम लोगों के पास। 3 ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है CH3, कि यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी क्या है CH3 है। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है Cl I और Br। डिफरेंट क्या है Cl Br और I, मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो दिया हुआ है। अब बताइए, हम लोगों को पता है ना कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगी, तो I नेगेटिव सबसे आसानी से निकल सकता है, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव। तो बताइए सबसे आसानी से कौन निकल सकता है, I नेगेटिव यहाँ से। तो जो आसानी से निकलेगा तभी तो SN1 होगा ना, क्योंकि पहले क्या होता है लिविंग ग्रुप निकलता है तब तो अटैक करता है ना न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए आसानी से कौन निकल जाएगा यहाँ से, आयोडीन। तो बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से डिस्कस करते हैं। SN1 होने की वजह से आपको चाहिए था 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, साथ साथ यहाँ पे कोई भी आपके पास, और आपको जब क्वेश्चन आए तो रीअरेंजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोला। जब तक आपको प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आए तब तक आप रीअरेंजमेंट कराने का ना सोचें। नॉर्मल क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट करेंगे, जैसे पूछा SN1 का ऑर्डर बताओ, तो जो क्वेश्चन दिया है एज इट इज उसमें ही चेक करना है आपको। तो यहाँ से क्या होगा, 3 डिग्री वाले कौन है, ये है और ये है। ये पहले ही छट गया 2 डिग्री होने की वजह से, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा था, 3 सब में एक चीज़ कॉमन थी, मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था लिविंग ग्रुप का, और हम लोग लिविंग ग्रुप का ऑर्डर जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ का, और बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, I नेगेटिव का। इस वजह से इसका सबसे ज़्यादा है। साइज़ के हिसाब से ही मैंने बताया था कि I जो है साइज़ में बड़ा है, तो इसका लीव करना बहुत आसान है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बन गया होगा, और या नहीं बना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये नीट 2019 में पूछा गया है। द अल्केन दैट गिव्स ओनली 1 क्लोरो प्रोडक्ट। ऐसा अल्केन बताना है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनो क्लोरो प्रोडक्ट देगा क्लोरीनेशन कराने पर। मैंने बोला भी था क्लोरीनेशन पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और हम लोग जानते हैं कि क्लोरीनेशन के साथ होता है नॉन सेलेक्टिव, तो कोई भी कार्बन जोड़ सकता है। मतलब आपको कोई ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें ऐसा कंपाउंड बने कि कोई भी हाइड्रोजन निकालने पर सेम कंपाउंड बने, तो ही क्या बोलेंगे हम लोग उसको कि मोनो क्लोरो प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे ऑप्शन पहला क्या है, आइसोपेंटेन, तो हम लोग आइसोपेंटेन बनाते हैं, CH3 कार्बन पे क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 CH3, ये क्या हो गया आइसोपेंटेन। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा आपके पास CH3, C पे क्या होगा, एक ऊपर CH3, एक क्या होगा नीचे CH3, इधर होगा CH2 CH3, एक ये हो गया, ये हो गया आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नियोपेंटेन क्या हो जाएगा कि कार्बन पे एक ऊपर एक नीचे और एक इधर हो जाएगा इस तरीके से। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में आपको। आइसोपेंटेन अगर बनाए तो क्या होगा, कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन 3, 1 2 3 4 और 1 5, ये होगा। तो इसमें अगर आप हटाएंगे तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ से हटाते हैं हाइड्रोजन, जैसे यहाँ CH3 है, तो क्या होगा अलग प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। आप हटा के नॉमेनक्लेचर भी देख सकते हैं, यहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इस पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर आप हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाते हैं। तो मतलब ये आंसर तो होने से रहा। चलिए दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या देखना है, बस आपको देखना है कि हाइड्रोजन हटाने पर सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोनोक्लोरीनेशन, मतलब एक ही क्लोरीनेशन करा सकते हैं। जबकि यहाँ पर मल्टीपल क्लोरीनेशन हो जाएगा, एक यहाँ से हो सकता है, ये और ये तो सेम है, ये दोनों सेम है, या फिर यहाँ से भी करा सकते हैं, एक हाइड्रोजन इसके पास भी है, यहाँ से भी करा सकते हैं, यहाँ से भी करा सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, जबकि आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में क्या है कि कार्बन कार्बन, एक ऊपर कार्बन एक नीचे कार्बन, क्योंकि 2,2 डाइमिथाइल बोल रहा है और ब्यूटेन बोल रहा था, तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन का चेन हो गया। अब बताइए इसमें क्या होगा कि भाई यहाँ से अगर बनाएंगे तो 1 डिग्री, यहाँ से बनाएंगे 1 डिग्री, यहाँ से बनाएंगे 1 डिग्री, लेकिन ये यहाँ से बनाएंगे तो 2 डिग्री। मतलब इसमें 1 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, तो 2 तरह के बन गए ना प्रोडक्ट। तो क्या बोलेंगे, क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको मोनोक्लोरीनेशन बोल रहा है। तो आप एक एक करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब आया नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन, एक ऊपर एक इधर और एक इधर। तो यहाँ क्या है H3, यहाँ क्या है H3, और यहाँ क्या है H3, और यहाँ भी क्या है H3।
अब बताइए आप ही कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो और क्या लगा दो, क्लोरीन। कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन लगा दो, क्या कुछ अलग बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे के सारे CH3 यहाँ पर क्या है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरीनेशन हो सकता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। तो आंसर क्या होगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। एन पेंटेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन पेंटेन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 का चेन है सिंपल। तो यहाँ से निकालो तो 1 डिग्री, यहाँ से निकालो तो 2 डिग्री, और यहाँ से निकालो तो 1 डिग्री, यहाँ से निकालो तो 2 डिग्री, और ये एक और कंपाउंड बनेगा नंबरिंग के बेसिस पे। एक बन जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, दूसरा बन जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन, और तीसरा बन जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। तो 3 प्रोडक्ट मिल गए आपको, जबकि आपसे मांग कितना रहा था, सिर्फ एक ही क्लोरो प्रोडक्ट। इस वजह से आंसर क्या हो गया, नियोपेंटेन, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या पॉसिबल थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये आप तुरंत मिनटों में क्या सेकंड्स में बता सकते हैं, तो आप ट्राई करें। क्वेश्चन है द रिएक्शन CH3Br + OH- और क्या बन गया, CH3OH। तो पूछ रहा है कि बताओ ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू बना। तो क्या दिख रहा है कि Br हटा, OH आया, दिख रहा है आपको, OH आ गया। मतलब एक चीज़ तो पक्का है कि ये भाई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफिलिक में दो चीज़ दिमाग में, क्या ये SN1 है या क्या ये SN2 है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि भाई ये जो कार्बन है ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, और अगर ये 1 डिग्री है तो इसके बैक साइड से अटैक करना बहुत क्या होगा, आसान होगा, बोलिए। जबकि CH3+ जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो बताइए रिएक्शन का नेचर कौन सा होगा, SN1 या SN2। तो रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, SN2 होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने बोला था कि आपके पास कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये कैसा है, 1 डिग्री। तो बताइए 1 डिग्री है आपके पास कार्बन, और क्या है, हेलाइड 1 डिग्री है, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होगा, किस पे अटैक, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा SN2 रिएक्शन। मतलब इसका आंसर क्या होगा, प्रोसीड्स बाय द मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म, तो SN2 मैकेनिज्म। आई होप आपसे ये बन गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। आपको बताना है कि रिएक्शन कौन से थ्रू हो रहा है, SN1, SN2, E2 या फिर E1। तो ये वापस से आपको देख रहे होंगे यहाँ पर कि एलिमिनेशन का चर्चा की गई है यहाँ पर। तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, ज़्यादा मुझे मैसेजेस नहीं आते हैं, ज़्यादा लोग कमेंट करके यहाँ नीचे नहीं लिखते हैं कि सर आप E1 E2 वापस से पढ़ाओ, रिवीजन करना है, तब तक मैं इस पर लेक्चर नहीं बनाऊंगा। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, GOC SN1 SN2 भी पढ़ा दिया है। इसलिए आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर वापस से डिस्कस करना है या नहीं करना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, पॉज करें और बनाएं आप लोग। सोच लिया, चलिए अब आते हैं इसमें। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर रिएक्शन में कि यहाँ था Cl और तीनों क्या थे, 3 थे H। तो 3 H तो है ही, हो गया क्या, Cl हटा, OH आ गया। क्यों, किसके प्रेजेंस में, एक्वस के OH। मतलब H2O के प्रेजेंस में एक्वस के OH, मतलब वाटर ज़्यादा है। तो हुआ क्या, OH आके जुड़ गया, मतलब Cl हटा, OH जुड़ा। तो दिमाग में क्या है, अच्छा या तो SN1 होगा या तो SN2 होगा। अब आप देखें यहाँ पर बनाए रखा है इसने इस तरीके से, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन दिखाया जा रहा है। देखिए आप, ये जो है उल्टा हो गया है, घूमकर रोटेट हो गया है। और हम लोग जानते हैं कि इन्वर्जन किस में होता है, SN1 या SN2 में, SN1 में होता है। लेकिन यहाँ पर सिंपली आपको दिखाया जा रहा है कि क्या हुआ है, इन्वर्जन। और सिर्फ इन्वर्जन कहाँ पे होगा, तो भाई SN2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, SN2, क्योंकि ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है, इसका इन्वर्जन हो रहा है। अगर आपको याद नहीं है तो आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें, GOC और कॉपी ज़रूर पलटें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है। तो आई होप आपको आज सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप आगे रिवाइज़ करें, E1 E2 रिवाइज़ ज़रूर कर लें। GOC में पढ़ाया है मैंने डिटेल में, तो E1 E2 E1 से रिवाइज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, मतलब हेलो अल्केन्स से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।